हेलो मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम CSET के करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपके जो इंस्टीट्यूट का ICSI का मटेरियल है उसमें केवल IMF के बारे में दिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक के बारे में नहीं दिया हुआ है। लेकिन जब भी हम IMF के बारे में पढ़ते हैं या वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं तो वर्ल्ड बैंक के साथ साथ IMF के बारे में पढ़ा जाता है और या IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा जाता है। तो दैट्स वाई मैं इन दोनों को साथ में लेकर आई हूँ ताकि आपकी नॉलेज कहीं से भी अधूरी ना हो और आपको इनकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री जो है वो मालूम हो। तो यहाँ पे हम दोनों को जो है देखेंगे और प्रॉपर हिस्ट्री जो है यहाँ पे देखेंगे कि आखिर IMF और वर्ल्ड बैंक की बात जो है हम साथ में क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिस्ट्री देख रहे हैं कि आखिर इन दोनों की हिस्ट्री जो है वो क्या रही है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए हुआ क्या था, आपको अच्छे से पता है 1939 से लेकर अगर 45 तक हम बात करें तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो झेल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर झेल रहा था। दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर जो है चल रही थी, इसका आपको आइडिया होगा, राइट। तो यहाँ पर एक आइडिया आया कि क्यों ना यूनाइटेड नेशन बनाया जाए। यूनाइटेड नेशन एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। यूनाइटेड नेशन एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसमें विश्व के कई सारे जो देश हैं वो शामिल हैं। तो यूनाइटेड नेशन बनाने का आइडिया जो है दिमाग में आया, ओरिजिनेट हुआ। तो ऐसे ही तो बन नहीं जाता यूनाइटेड नेशन। इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आपके कोर्स में नहीं है यूनाइटेड नेशन, बट आपको एक आइडिया होगा कि यूनाइटेड नेशन में विश्व के बहुत सारे जो देश हैं वो जो है शामिल हैं। और इतना बड़ा ग्रुप बनाने के लिए बहुत सारी जो है टाइम पे जो है मीटिंग्स हुई, राइट। और मीटिंग्स यहाँ पे हम बात करें तो बहुत सारी आप कह सकते हैं कि मीटिंग्स यहाँ पे टाइम पे हुई। और 1945 में जो है यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में यूनाइटेड नेशन जो है वो बन के रेडी हुआ। तो पहले इसका आइडिया आया था, फिर इसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन जो है बन के तैयार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो थी वो ख़त्म हो गई थी, बहुत सारे देश जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो विश्व में शांति चाहिए थी। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन बनाने का आइडिया आया और 1945 अप्रैल 1945 में जो है यूनाइटेड नेशन जो है बना। तो यूनाइटेड नेशन को बनाने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी। मीटिंग्स जो थी उन्हीं मीटिंग्स में जो है 1942 में वाशिंगटन डीसी में वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई। वाशिंगटन डीसी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, राइट। वाशिंगटन डीसी में वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर ये जो आइडिया था यूनाइटेड नेशन को बनाने का, यहाँ पे आइडिया आया, राइट, कि यूनाइटेड नेशन को बनाया जाए। तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी 1942 में, फर्स्ट मीटिंग जो थी वो वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी। फर्स्ट मीटिंग वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई थी। इन्हीं मीटिंग्स के तहत
1944 में एक और मीटिंग हुई जिसको हम ब्रिटेन वुड्स मीटिंग बोलते हैं। यूएसए की जगह है ब्रिटेन वुड्स, जिसको हम ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। और इसी कॉन्फ्रेंस में भाई जब विश्व युद्ध चला, विश्व युद्ध में बहुत सारी इकोनॉमीज जो हैं तबाह हो गई, ठीक है, आर्थिक संकट भी जो है विश्व के ऊपर गहरा गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। तो इसी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट जो है आइडिया आया कि इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए। इस चीज़ का जो है आइडिया आया, फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का आइडिया आया और यहाँ पर आइडिया जो था वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने का था। 3 ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले बात की गई थी आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा आइडिया आया था आईबीआरडी, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और तीसरा जो था वो था आपका इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कभी आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिटेन वुड की जो मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें विश्व को इकोनॉमिक सपोर्ट करने के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने का आइडिया आया। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तीसरा आइडिया है आईटीओ यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन रियलिटी में जो है 2 ही बन पाए, लेकिन रियलिटी में ये 2 जो हैं वो यही 2 जो है बन पाए। एक्चुअल में जो जन्म लिया, ओरिजिन लिया, वो इन दोनों ने लिया, आईएमएफ और आईबीआरडी, राइट। ये 2 ही जो है बन पाए। एक्चुअल में उस समय एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो है वो इन्हीं 2 का क्या है पॉसिबल हो पाया। जो आईटीओ था ये बन नहीं पाया, आइडिया में था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये उस समय बन नहीं पाया था। एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो पॉसिबल हुआ वो आपका आईएमएफ और आईबीआरडी का ही पॉसिबल हुआ, और इसी के कारण इसको हम बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि दोनों को साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आप साथ साथ ना पढ़ें तो लिंकेज नहीं हो पाता है। तो इसी को हम क्या बोलते थे, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें जो इकोनॉमिक सपोर्ट बनाने का ऑर्गेनाइजेशंस का आइडिया आया, राइट। और वहाँ पर आईएमएफ, आईबीआरडी और आईटीओ 3 ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की सोची गई, लेकिन एक्चुअल में आईएमएफ और आईबीआरडी ही बन पाए, और इसलिए इसको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है। आईएमएफ और आईबीआरडी को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है। तो ये जो फॉर्म्ड है, यहाँ पे भी एक चीज़ देखिएगा, आईएमएफ जो है फॉर्म्ड
जो है, अगर मैं बात करूं आईएमएफ जो है वो फॉर्म्ड तो हो गया था 1944 में, 1944 में, बट एक्चुअल वर्क जो है, एक्चुअल फॉर्मल कह लीजिए, एक्चुअल फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1945 में इसका हुआ है। ठीक है, तो फॉर्म तो हो गया था 1944 में, लेकिन आप कह सकते हैं कि फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट या इन्होंने काम करना जो शुरू किया है वो 1944 में किया है। जबकि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक का अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पुराना नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आईबीआरडी। हम किसकी बात कर रहे हैं? आईबीआरडी की बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक में। तो आईबीआरडी जो है वो आपका 1944 में ही बन गया था, 1944 में ही बन गया था। आप अगर चाहें, मैंने साथ में आपको दिखाने के लिए विकिपीडिया जो है खोल रखा है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन जो है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जुलाई 1944 में हो गया था। मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए जो बनाया गया है। और आईएमएफ में आप देखिए यहाँ पर फॉर्म्ड हो गया था 1944 में। मेरा कर्सर जहाँ पे है आप देखिएगा, फॉर्म्ड हो गया था 1944 में। और जो है स्टार्ट हुआ ये 1945, 27 नवंबर जो है एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ है वो आपका 1945 में जो है हुआ है। और आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो हेड क्वार्टर है, जो हेड क्वार्टर है वो आपका वॉशिंगटन डीसी में ही है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी में ही इनका जो है हेड क्वार्टर है। वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में ही जो है इन दोनों का हेड क्वार्टर है। अब एक और चीज़ बता दूं मैं, मे बी आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में ना मालूम हो, कभी भी अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था, वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए आईबीआरडी। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपका वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम है। और अगर एक ऑप्शन रहता है तो आपको इसी को चूज करना है कि वर्ल्ड बैंक क्या था। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये जो है ये हुआ था, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए और जाननी जरूरी है। यहाँ पर अगर मैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करती हूँ, देखिए एक टर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है आईबीआरडी, राइट। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले आईबीआरडी, आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक, यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म यहाँ ऊपर मैंने लिख रखा है तो फिर से मैं नहीं लिख रही हूँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आईबीआरडी बना। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका क्या आया? आईडीए, आईडीए। आईडीए यानी कि इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। इसके अलावा आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसके अलावा नेक्स्ट
आईएफसी के अलावा मीगा, MIGA, मल्टीलेटरल, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसके अलावा ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 5 जो हैं, 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। इन पांचों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक में क्या आया? IBRD आ गया। वर्ल्ड बैंक में आज की डेट में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, IBRD और IDA को मिला के हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। लेकिन जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन जो है आ जाती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि अगर हम मेंबरशिप की बात करें, राइट, तो यहाँ पर IMF का कोई भी मेंबर जो है बन सकता है, कोई भी कंट्री जो है IMF का मेंबर बन सकता है। लेकिन अगर IBRD की हम बात करें, यानी वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, तो पहले अगर कंट्री IBRD यानी वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको जो है किसका मेंबर बनना पड़ेगा? उसको पहले IMF का मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन सकता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेंबरशिप कैसे मिल सकती है। तो IMF की मेंबरशिप जो है वो किसी भी कंट्री को मिल सकती है, लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप चाहिए तो पहले IMF की मेंबरशिप होनी जरूरी है। IMF का मेंबर जो है वही जो है वर्ल्ड बैंक का मेंबर जो है वो बन सकता है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक में कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है आते हैं। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस के बारे में आपको पता लग गया, वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं इसके बारे में पता लग गया। अब हम जरा एक तरीके से IMF और वर्ल्ड बैंक का कंपैरिजन कर लेते हैं। IMF एंड वर्ल्ड बैंक का कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक में अगर हम पहले देखें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं IMF और वर्ल्ड बैंक में कि दोनों का एम क्या है, दोनों का एम क्या है, क्यों ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई। तो अगर IMF की हम बात करें तो टू प्रोवाइड मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट, टू प्रोवाइड मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट टू इट्स मेंबर कंट्रीज। तो इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है, मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड करने के लिए ये IMF जो है बनाया गया। अब मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट क्या होता है? अगर हम बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट, तो मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि जो IMF है वो अपने कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कर रहा है, आप कह सकते हैं लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, या करेंसी एक्सचेंज
ऑप्शन जो है फैसिलिटी जो है दे रहा है, करेंसी एक्सचेंज फैसिलिटी जो है दे रहा है, मतलब कंट्रीज जो है वो यहाँ से जो फॉरेन करेंसी है वो जो है यहाँ से एक्सचेंज करवा सकती हैं। तो ये आईएमएफ का क्या है पर्पस है, यहाँ पे ये आईएमएफ का क्या है पर्पस है। अब अगर मैं वर्ल्ड बैंक के एम की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक का एम क्या है, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। एक बात यहाँ पे देखिएगा किसकी बात की जा रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए क्या कही जा रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डेवलपिंग कंट्रीज के सपोर्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे कह रहे हैं इकोनॉमिक सपोर्ट, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट, यानी इकोनॉमिक सपोर्ट सबसे पहली बात मैंने आपको बोला डेवलपिंग कंट्रीज लिखा है, यानी डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सपोर्ट में क्या क्या आ गया, सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये कंट्रीज को प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देशों का वो नष्ट हो गया था, राइट, तो वो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद कह रहे हैं पॉवर्टी, गरीबी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी गरीबी को घटाने का यहाँ पे काम किया जाएगा, पॉवर्टी रिडक्शन का यहाँ पे काम किया जाएगा। एजुकेशन के रिगार्डिंग, एजुकेशन बढ़ाना है देशों को, एजुकेशन के रिगार्डिंग जो वर्क करना है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक का पर्पस था। वर्ल्ड बैंक बनाने का पर्पस ये था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, जबकि आईएमएफ जनरली जो है डेवलप्ड कंट्रीज का सपोर्ट करता है। हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज को भी फंड दे सकता है, लेकिन आईएमएफ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज का सपोर्ट करेगा। अभी ये चार्ट मैं और भी आगे बनाऊंगी जिससे आपको चीज़ें जो है क्लियर होंगी, राइट। तो अब यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं, आगे और भी चीज़ें अभी यहाँ पर हैं तो हम देख रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया एम। अब यहाँ पर आ जाते हैं मेंबरशिप। दूसरा पॉइंट आया हमारा मेंबरशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम मेंबरशिप के बारे में बात करें, जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं आईएमएफ के प्रेजेंटली कितने मेंबर हैं, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंटली मेंबर्स जो हैं वो आपके 190 कंट्रीज हैं, 190 कंट्रीज हैं, जिसमें जो है आप ये बोल सकते हैं कि 189 कंट्री जो ऐड हुआ था वो आपका नोरा था, नोरा 2016 के अप्रॉक्स जो है ऐड हुआ था। और 190th कंट्री जो अभी 2020 में जो ऐड हुआ है वो है एंडोरा। लास्ट जो कंट्री अभी आईएमएफ में ऐड हुआ है वो एंडोरा है। एंडोरा जो है स्पेन और फ्रांस के बीच में एक कंट्री है जिसको हम यहाँ पे एंडोरा बोल रहे हैं। तो एक बार जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा, एक बार वर्ल्ड मैप खोलकर जो है ढूंढते भी जाइएगा, राइट। तो एंडोरा जो है 190th कंट्री है जो अभी 2020 में जो है यहाँ पर ऐड हुआ है, राइट। और अगर मैं यहाँ वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक में अभी जो प्रेजेंटली मेंबर्स हैं वो आपके 189 मेंबर्स हैं, 189 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर्स हैं। जितनी भी आईएमएफ की मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो सारे आपके वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन अभी जो एंडोरा है वो यहाँ का मेंबर नहीं बना है। और यहाँ पर 189
कंट्री जो ऐड हुआ था लिस्ट में, दैट वाज नोरा, जिसकी अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये नोरा ही यहाँ पर जो है ऐड हुआ था, लास्ट जो ऐड हुआ था। दूसरा, मैंने आपको मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी के बारे में पहले ही बता दिया, एक बार आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है एनी कंट्री शैल बी अ मेंबर, एनी कंट्री शैल बी अ मेंबर। लेकिन वहीं पे अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? यहाँ पर अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, ओनली IMF member, only IMF members shall be members। यानी कि अगर कोई वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना चाहता है तो उसको पहले IMF का मेंबर होना जरूरी है। ओनली IMF मेंबर्स शैल बी मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये जो डिफरेंस है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स में इस समय आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं 20 अप्रैल 2021 में आज ये क्लास जो है वो ले रही हूँ। तो अगर आज की डेट के हिसाब से हम बात करें, एक और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश होती हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश होती हैं। तो अगर मैं रिपोर्ट्स में बात करूं तो IMF की जो फर्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। सेकेंड रिपोर्ट जो है फिजिकल मॉनिटर, एंड थर्ड रिपोर्ट जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये जो है आपकी IMF की रिपोर्ट्स है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स का अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की 3 जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यहाँ पर ये बेसिकली IBRD की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, एंड थर्ड वन अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें इंडिया जो है 60s में, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, आप चेक कर सकते हैं, 60s में 67 नंबर पे है जहाँ तक है इंडिया आज की डेट में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये जो 3 रिपोर्ट्स हैं ये आपकी वर्ल्ड बैंक की जो है पब्लिश होती हैं, वर्ल्ड बैंक की पब्लिश होती हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी जो है इंडिया का पूछ लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के समय में काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो इंडिया था 70s में चल रहा था, जिसमें वो जो है ऊपर होकर 60s में आ गया। और एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए, मैं इसको जो है गूगल पे एक बार आपको दिखा रही हूँ निकाल कर, क्योंकि ये भी आपके करंट अफेयर्स के लिए जो है ज़रूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया रैंक 63rd नंबर पे देखिए चल रहा है।
63rd नंबर पे जो है वो चल रहा है, राइट। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये इंडेक्स होता है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स पे बेस्ड जो है निकाला जाता है कि कौन सा कंट्री, किस कंट्री में बिजनेस करना जो है बहुत आसान है, उसकी पूरी एक लिस्ट जो है दी होती है यहाँ पर। तो इसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं और इसकी पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी होती है। तो इंडिया जो है वो आपका यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे थे, इस समय 63 नंबर पे जो है चल रहा है। यहाँ पे एक लिस्ट आती है, मैं आपको ओपन करके शो कर रही हूँ। ये देखिए, ये आपकी लिस्ट है, ये देखिएगा यहाँ पे। न्यूजीलैंड इस समय, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है, राइट। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है और सिंगापुर जो है नंबर 2 पे है। और यहीं पे आप इंडिया देखेंगे, ये देखिए इंडिया, देखिए यहाँ पे देखिए इंडिया 63 नंबर पे है, इंडिया 63 नंबर पे पहुँच गया है। पहले ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे 77 या 78 पे हुआ करता था और अभी ये जो है 63 पे पहुँच गया है। इंडिया जो आपका काफ़ी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाया है और बहुत सारी चीज़ें लाया है। 190 तक देखिए रैंकिंग है, 190 तक रैंकिंग है। तो सबसे लास्ट में यहाँ आप देख रहे हैं सोमालिया जो है वो है, जो कि 190 रैंक पे जो है, राइट। तो ये मेरे को आपको दिखाना था। कभी पूछा जाए कि इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा प्लेस है, तो इस समय करेंटली 63rd पोजीशन पे चल रहा है। तो 70 से जो है ये 67 पे आया था, 67 से फिर ये जो है 60 पे जो है ये आया। और ये काफ़ी हमारे इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि वर्ल्ड बैंक ने इसको जो है रैंकिंग जो है वो 63 आज की है। ये देखिए न्यूज़ में आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि इंडिया ने रैंकिंग जो है इम्प्रूव की है। पहले 79 पोजीशन में था 2014 से 19 में, और 2020 की रिपोर्ट पे 63rd पे आया है और 190 नेशंस पे 63rd पे जो है वो इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग आया है, राइट। तो एक आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ कैसे जो है इंडिया की ग्रोथ जो है हो रही है, राइट। तो आज की डेट में इंडिया यहाँ पे किस नंबर पे है? इंडिया की जो इंडियाज़ रैंक है वो आपकी 63 है, राइट, 63 है प्रेजेंट की डेट में, राइट। तो काफ़ी ऊपर जो है ये उठकर आ गया है। तो यहाँ पे ये आपको आइडिया लग गया होगा। इसके अलावा हमें और क्या प्रेजेंटली देखना चाहिए जो यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखें IMF में अगर हम बात करें, IMF में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, MD होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। और ये इस समय जो है वो आपकी बुल्गारिया से क्रिस्टीना जो हैं वो हैं, क्रिस्टलीना नाम है, क्रिस्टलीना फ्रॉम बुल्गारिया। जॉर्जिएवा है, जॉर्जिएवा, GIEVA फ्रॉम बुल्गारिया। बुल्गारिया आपका कहाँ है? यूरोपियन यूनियन में आता है बुल्गारिया, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन में ये इस समय जो है प्रेजेंटली 1 अक्टूबर 2019 से अभी तक प्रेजेंट तक ये जो है MD हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसके अलावा जो है चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं
वो गीता गोपीनाथ हैं। गीता गोपीनाथ इंडियन है। गीता गोपीनाथ इंडियन है, और लेकिन इनकी जो सिटीज़नशिप है वो आपकी यूनाइटेड स्टेट की है, अमेरिका की है। तो सिटीज़नशिप इंडियन है, लेकिन इनकी जो सिटीज़नशिप है वो यूएस की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर मैं वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट होता है, वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट इस समय जो है वो डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास हैं, ये भी आपके अमेरिका से हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि कौन कौन जो है प्रेसिडेंट है, एमडी है, और कौन कौन है। तो ये आपने नोट डाउन यहाँ पर आई होप कि कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे लोन कैसे देते हैं आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वो लोन कैसे देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर आर 3 ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट वन इज IMF, सेकेंड वन इज IBRD, यानी कि वर्ल्ड बैंक का IBRD पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, और थर्ड में हम बात करेंगे IDA की हम बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की हम बात करेंगे। ये 3 हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो IMF है, जैसा कि मैंने आपको बताया, IMF जो है वो लोन किसको देगा? वो लोन देगा डेवलप्ड कंट्रीज को। यहाँ पे IMF जो है प्रेफर करता है कि वो लोन किसको देता है? जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप कंट्रीज को जो है लोन देता है, राइट। और IBRD अगर मैं बात करूं तो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देगा। ये डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो लोन देगा, राइट। और IDA की मैं बात करूं तो ये पुअर कंट्रीज को लोन देगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। IMF डेवलप्ड कंट्रीज को लोन देना प्रेफर करता है, ठीक है। IBRD डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देना प्रेफर करता है, और जो IDA है ये जनरली जो है पुअर कंट्रीज को लोन देता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो IMF का इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट के बराबर होता है। MKT लिख रही हूँ, उसका मतलब समझ जाइएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट के बराबर होता है, यानी कि इनका जो लोन है वो महंगा होगा, इनका लोन जो है महंगा होगा। एज्यूम कर लेते हैं, सपोज जैसा हमने एज्यूम किया 7% टू 7.5%, एज्यूम कर रहे हैं 7 टू 7.5% जो है मार्केट रेट पे ये जो है इंटरेस्ट पे लोन देंगे, ठीक है। यहाँ पे IBRD का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपका लेस देन मार्केट रेट होगा, यानी मार्केट से कम पे देंगे। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लोन दे रहे हैं सपोज 6% टू 6.5% पे लोन दे रहे हैं, और IDA जो है इनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत ही नॉमिनल होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट या नहीं होगा या फ्री होगा, नॉमिनल और फ्री, ठीक है, नॉमिनल और फ्री इंटरेस्ट रेट होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 0% टू आप कह सकते हैं कि 0.75% पे इन्होंने इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट पे लोन दे दिया। तो जो पुअर कंट्रीज है उनको IDA लोन देता है, IBRD डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, IMF जो है डेवलप्ड कंट्रीज को लोन देता है। वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं IMF और वर्ल्ड बैंक को साथ में क्यों पढ़ा रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे IMF का इंटरेस्ट रेट हाई होगा। अब IMF कभी कभी जो लोन है वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी IMF लोन दे सकता है। IMF जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी लोन दे सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा ये जो है वो शॉर्ट टर्म लोन ही देता है। शॉर्ट टर्म लोन यानी कि 1 2 3 ईयर्स के लिए जो है ये लोन देता है।
राइट। और आईएमएफ के जो लोन के मतलब कि ये कह लीजिए जो नॉर्म्स हैं, यहाँ पे जो नॉर्म्स हैं वो आपके स्ट्रिक्ट हैं, नॉर्म्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स पे कौन लोन देता है, तो आईएमएफ देता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देता है, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज़ को यहाँ पे लोन देगा, कभी कभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी लोन देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दे रखा था, आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो है लोन दे रखा था, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर है, राइट। आईएमएफ के नॉर्म्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, जबकि आईबीआरडी के नॉर्म्स कम स्ट्रिक्ट हैं, और आईडीए के नॉर्म्स जो हैं वो सबसे इजी हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री पुअर कंट्री नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि जैसे इंडिया ने आईडीए से भी लोन ले रखा था, इंडिया ने आईडीए से भी लोन ले रखा था और आईबीआरडी से भी ले रखा था, जबकि इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। तो जो आईबीआरडी है वो भी पुअर कंट्रीज को लोन क्या है, दे सकता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे आईबीआरडी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज दोनों को लोन जो है दे सकता है। और इसी तरीके से आईडीए जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी लोन दे सकता है। जैसे इंडिया ने जो है आईबीआरडी और आईडीए दोनों से जो है वो लोन दे रखा था। कैसे? क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में तो है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे पॉवर्टी यानी गरीबी भी थी, ठीक है, इसलिए उसको आईडीए से लोन मिल गया था। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो आईडीए की कैटेगरी में नहीं आएगा, आज की डेट में इंडिया को आईडीए से लोन नहीं मिलेगा। तो कभी कभी मिक्स बेसिस पे भी लोन मिल जाता है, राइट। तो आईएमएफ ने जैसे पाकिस्तान को भी लोन दे रखा है, तो आईएमएफ डेवलप्ड कंट्रीज को लोन देगा। आईएमएफ के जो नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। आईएमएफ के मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप लोन लेके जो है वापस ही ना करो, आईएमएफ का आपका ऐसा नहीं चलेगा। लोन देने में आईएमएफ काफ़ी स्ट्रिक्ट है और सबसे कम समय का लोन देता है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है। समझ में आ रही है बात? 2016 में अगर मैं आपको बताऊं, 2016 में जो है जो ग्रीस था, ग्रीस की स्थिति मतलब कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, डेवलप्ड कंट्रीज में आता था, राइट। लेकिन जो ग्रीस था वो उसकी हालत बाद में काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो जबकि पहले उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हुआ करती थी, राइट। तो 2016 में आईएमएफ डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर कंट्री। तो ग्रीस ऐसा कंट्री है, मतलब कि ग्रीस जब आईएमएफ के लोन का पेमेंट नहीं कर पाया था, आईएमएफ डिक्लेयर्ड ग्रीस एज डिफॉल्टर कंट्री। मतलब कि अगर कभी पूछा जाए कि डिफॉल्टर कंट्री कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले ग्रीस जो था उसको डिफॉल्टर कंट्री के तौर पे घोषित कर दिया था। डिफॉल्टर कंट्री का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कि अपना लोन वापस नहीं कर पाया है। तो ये फर्स्ट ऐसा कंट्री था जिसको जो है डिफॉल्टर कंट्री के तौर पे जो है घोषित किया गया था। आईएमएफ ने जो है इसको डिक्लेयर कर दिया था डिफॉल्टर कंट्री के तौर पे। जबकि आईडीए जो है सबसे सॉफ्ट, मतलब कि अगर मैं आईडीए की बात करूं तो आईडीए जो है वो 25 से 30 साल तक के लिए जो है वो लोन जो है वो दे सकता है। आईबीआरडी की बात करूं तो ये आपको 20 से 25 साल तक का जो लोन है वो देगा। तो सबसे ज़्यादा लंबी पीरियड के लिए जो नॉर्म्स है और सबसे ज़्यादा इजी नॉर्म्स जो हैं वो आपके किसके हैं? आईडीए के हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि आईडीए कॉल्ड एज सॉफ्ट लोन और क्रेडिट्स विंडो ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड में हम देखें तो सबसे सॉफ्ट लोन कौन प्रोवाइड करता है? आईडीए जो है प्रोवाइड करता है, राइट। तो एक आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आईडीए, आईबीआरडीए और आईएमएफ काम करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, अब देखिए एक आपको लोन देने का और भी तरीका समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं 2011-12 की बात करूं और मैं यहाँ पर इंडिया की बात कर रही हूँ,
तो इंडिया ने जो है 40 बिलियन डॉलर का जो है वो लोन लिया हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था। वर्ल्ड बैंक में आपको पता है आईबीआरडी और जो है आपका आईडीए दोनों आता है। तो इस केस में 9.6 बिलियन डॉलर जो था आईबीआरडीए से लोन था और 4.4 बिलियन डॉलर जो है वो आपका आईडीए से लोन था। और आज की डेट में अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की 2021 में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, अब इंडिया का आप कह लीजिए आईबीआरडी का तो क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन आईडीए से लोन नहीं मिलेगा क्योंकि एलिजिबिलिटी ओवर हो गई है। 11-12 में इंडिया में गरीबी भी थी, तो गरीबी के बेस पे आईडीए ने उनको 4.4 बिलियन का जो लोन है वो अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि दे दिया था। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में आईडीए से इंडिया को लोन नहीं मिल सकता है। जबकि अगर मैं आज की डेट में पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ अभी भी गरीबी है, राइट, तो वहाँ दोनों जो है क्राइटेरिया पाकिस्तान जो है फुलफिल करता है, राइट। तो ये एक आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे लोन जो है मिलता है, इसका एक आपको आइडिया लग गया होगा इतना समझने के बाद। एक चीज़ आपको और मालूम होनी चाहिए कि जो आईबीआरडी है प्लस आईडीए है, आईबीआरडी और आईडीए जो है ये दोनों लोन जो प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड लोन्स फॉर पब्लिक सेक्टर, लोन्स टू द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को प्रोवाइड करती है, पब्लिक सेक्टर को जो लोन है प्रोवाइड करती है। आपको अच्छे से मैंने बता रखा है कि गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, राइट। जबकि आईएमएफ की अगर मैं बात करूं, आईएमएफ जो है वो लोन जो है प्रोवाइड करता है दोनों को, प्रोवाइड्स लोन्स टू पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ, यानी दोनों सेक्टर को जो है लोन देता है, प्राइवेट सेक्टर बोथ, राइट। तो दोनों को ये लोन जो है दे सकता है। अब आज की डेट में अगर हम क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि इंडिया का जो कर्जा है, इंडिया का जो लोन है, राइट, इंडियाज लोन वो आपका प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है कि पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इंडिया का मैक्सिमम डेट जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर का है, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का मैक्सिमम डेट है। और डॉलर क्या केवल लोन डॉलर में ही है, डॉलर में ज़्यादा है एंड अदर करेंसी में जो है इंडिया का जो लोन है वो है, राइट। तो अब एक और दिमाग में आपके डाउट आना चाहिए, कि सोर्स ऑफ फंड क्या है। सोर्स ऑफ फंड भाई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है लोन दे रहे हैं, तो इनका सोर्स ऑफ फंड क्या है, कहाँ से इनके पास पैसा आता है। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के पास कहाँ से जो है पैसा आता है, सोर्स ऑफ फंड ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ टू गिव लोन, राइट। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास कहाँ से पैसा आता है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वही तो पैसा देंगे, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वही तो कंट्रीब्यूट करेंगे, जो देश मिलकर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को चला रहे हैं वही तो पैसा जो है देंगे चलाने के लिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आईएमएफ कंट्रीब्यूशन यानी आईएमएफ में पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि हम तो यहाँ मेन आईएमएफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आईएमएफ कंट्रीब्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो रैंक है वो है आपका यूएस डॉलर में आता है, आप कह लीजिए
17% टोटल फंडिंग का 17% से ज़्यादा जो है यूएस डॉलर में आता है, ठीक है। फिर आपकी जापानीज़ येन जो है उसमें आएगा, आपका जापानीज़ येन में आएगा, ठीक है। जापानीज़ येन में 6% के अप्रॉक्स जो है वो आता है। फिर इसके बाद मैं बात करूँ यूरो में जो है आता है, इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी इस करेंसी में आता है, राइट। और फिर मैं आपकी बात करूं तो चाइना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आप इसको रेमिबी या युआन भी बोल सकते हैं, तो चाइना प्रोवाइड करता है। और ये जो है थर्ड नंबर पे है कंट्रीब्यूशन में। आज की डेट में चाइना की रैंकिंग जो है थर्ड नंबर पे है। और अगर मैं इंडिया भी कंट्रीब्यूशन करता है, इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया लगभग 2.6% जो है करता है, और ये आपका 8th नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे जो है चाइना आता है कंट्रीब्यूशन में, और आज की डेट में इंडिया जो है 8th नंबर पे आता है। तो पहले 11th नंबर था, 11th से 8th पे पहुंचा है, 8th रैंक पे जो है इंडिया पहुंच गया है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि एक तरफ तो इंडिया कर्जा ले रहा है और एक तरफ जो है इंडिया कर्जा दे भी रहा है, एक तरफ इंडिया कर्जा ले रहा है और एक तरफ इंडिया जो है वो कर्जा दे भी रहा है, ऐसा क्यों, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई भी कंट्री। अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है एनी कंट्री, यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसको अपने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वोटिंग राइट्स मिलता है। यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको अपने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वोटिंग राइट्स मिलता है। वोटिंग राइट्स मतलब आप कह लीजिए पावर। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि हर एक कंट्री को एक वोट का जो है राइट है, ठीक है। जो भी कंट्री यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहा है उतना उसको जो है वोटिंग राइट्स मिलता है। यानी अमेरिका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसका वोटिंग राइट यहाँ पे जो है बहुत पावर में होगा। जापान का वोटिंग राइट जो है पावर में होगा। यानी कि आईएमएफ के पास अगर पाकिस्तान के लोन की रिक्वेस्ट जाए और अमेरिका और जापान मना कर दे, अगेंस्ट हो जाए, तो पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स का जो ये खेल है, इसके लिए कंट्री अगर वहाँ पे आप कह लीजिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में अपनी पावर बनाना चाहता है तो यहाँ पर वो जो है वोटिंग राइट्स का यूज़ करता है। अगर वहाँ पे पावर बनाना चाहता है तो ये क्या है, वोटिंग राइट्स का यूज़ जो है वो करता है। इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि वोटिंग राइट्स की यहाँ पर बात क्यों की जा रही है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, एक और क्वेश्चन आता है कि आईएमएफ की करेंसी क्या है। तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए आईएमएफ की करेंसी जो है दैट इज एसडीआर, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी आईएमएफ की करेंसी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। ये रियल करेंसी नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं रियल करेंसी नहीं है, ये रियल करेंसी नहीं है, ये केवल पेपर में एग्जिस्ट करती है, इसलिए आप इसको अकाउंटिंग करेंसी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग करेंसी आप इसको बोल सकते हैं। केवल कैलकुलेशन के लिए ये इन्होंने करेंसी जो है ले रखी है, ठीक है। अलग अलग देशों की करेंसी में कंट्रीब्यूशन आता है। अब देखिए इनकी आईएमएफ की बास्केट में फंड आया, आईएमएफ की बास्केट में फंड आया, अलग अलग करेंसी में के फॉर्म में देशों ने जो है उनको फंड दिया। तो आईएमएफ अपना फंड कैसे कैलकुलेट करे कि किस देश से कितना जो है आया है, ठीक है। तो यहाँ अकाउंटिंग करेंसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि फॉर अकाउंटिंग पर्पस
जो है वो यूज होता है कि किस देश से कितना पैसा आया है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको बोलते हैं। और अगर हम बात करें, ये आपकी, आप इसको लिख सकते हैं, ये जो आपकी है ओनली एन अकाउंटिंग करेंसी, ओनली एन अकाउंटिंग करेंसी, कोई लेन देन इसमें नहीं होता है, कहीं पे भी चलती नहीं है, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। तो ये फिजिकल फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल नॉर्मल चलती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है एक SDR, अगर आप इसकी गोल्ड में वैल्यू देखेंगे तो 0.888671 ग्राम ऑफ गोल्ड होती है, राइट, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अब इस फॉर्म में ये क्या करते हैं, SDR कैलकुलेट करने का फाइव करेंसी का बेस है, 5 करेंसी बेस है फॉर कैलकुलेशन ऑफ SDR, फॉर कैलकुलेशन ऑफ SDR, राइट। 5 करेंसी का बेस है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए मैं इसको लिखवा रही हूँ। पहली करेंसी आपकी है डॉलर, दूसरी करेंसी है आपकी यूरो, तीसरी करेंसी है आपकी येन, जापानीज येन, ठीक है। चौथी करेंसी आपका ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो मैंने लिखा था, तो ये हो गई आपकी पाउंड, ठीक है। और पांचवी करेंसी है युआन, राइट, ये सबसे लास्ट में ऐड हुआ है, ठीक है। ये पहले 4 करेंसी का बेस हुआ करता था, पहले 4 करेंसी का बेस हुआ करता था, 4 करेंसीज बेस, बाद में एक ये ऐड हो गया, बाद में युआन जो है वो ऐड हो गया। तो आज की डेट में इसका SDR का कैलकुलेशन का जो है 5 करेंसी का बेस है। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो IMF लोन जो है डॉलर के टर्म में देता है। देखिए IMF जो है, जो लोन है, लोन अगर मैं देने की बात करूं, गिवन की बात करूं, तो इन डॉलर टर्म्स, राइट। लेकिन अगर लोन जो है लेगा, ठीक है, मतलब पैसा लेगा, फंड लेगा, फंड टेकन, ठीक है, वो आपका SDR के फॉर्म में लेगा, SDR फॉर्म। तो अपना बास्केट में जो उसके फंड आ रहा है वो किस फॉर्म में लेता है, कैलकुलेशन कैसे करता है, किससे आया, वो आपका 5 करेंसी का बेस है, ठीक है। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन। चाइना की करेंसी को आप जो है युआन बोलते हैं, इसको जो है रेम्बिबी भी बोलते हैं, रेम्बिबी भी बोलते हैं, युआन को हम रेम्बिबी भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम SDR को पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखेगा, एग्ज़ाम में आ सकता है, आया भी हुआ है IAS के एग्ज़ाम में, ठीक है। SDR को हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये गोल्ड में इसकी वैल्यू निकालती है, लेकिन ये पेपर में ही निकाली जाती है, ठीक है। तो SDR को पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि ये पेपर पे लिखा हुआ एक नंबर है, पेपर पे लिखा हुआ जो है गोल्ड की वैल्यू है, राइट। तो ये आपको एक चीज़ का आइडिया लग गया कि हाँ है क्या। तो काफ़ी चीज़ें हमने IMF के बारे में आज देख ली, समझ ली। अब कुछ एक दो चीज़ें आपको मैं और बता दे रही हूँ। अभी वर्ल्ड बैंक में हमने देखा था IFC का काम क्या है, IFC का काम है ये प्राइवेट सेक्टर को लोन जो है देती है, प्रोवाइड्स लोन, जो वर्ल्ड बैंक के अदर ऑर्गेनाइजेशन में दिखा रही थी, प्रोवाइड लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर, राइट, प्राइवेट सेक्टर को जो है लोन देती है। इसके अलावा आपने मीगा के बारे में पढ़ा था, तो मीगा आप कह लीजिए नॉन कॉमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट गारंटी देती है, गारंटी अगेंस्ट, मैं अभी बता रही हूँ है क्या, गारंटी अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। नॉन कमर्शियल रिस्क क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए, पॉलिटिकल रिस्क यू कैन से,
नॉन कमर्शियल रिस्क का मतलब हुआ पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल या चेंज इन पॉलिसी, चेंज इन पॉलिसी रिस्क होता क्या है मैं बता रही हूँ। देखिए, सपोज एक गवर्नमेंट ने एक देश ने दूसरे देश पे पैसा लगाया, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया। जब इन्वेस्टमेंट किया था तब तो पॉलिसी दूसरी थी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है पॉलिसी बदल गई, राइट। तो अब इन्वेस्टर को तो लॉस हो जाएगा, तो इन्वेस्टर को कोई गारंटी देने वाला चाहिए, तो वो जो गारंटी है, इंश्योरेंस है, दैट वो जो है मीगा प्रोवाइड करता है। कमर्शियल रिस्क क्या होता है, जैसे बिजनेस रिस्क को, कमर्शियल रिस्क क्या होता है भाई, हर एक पर्सन जो भी बिजनेस करता है उसको एक आइडिया रहता है कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क होगा, राइट, तो उसको आप कमर्शियल रिस्क कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दे, कोई देश अपनी पॉलिसी चेंज कर दे, तो यह तो पहले आपको आइडिया नहीं रहता है, जबकि बिजनेस रिस्क का तो आइडिया रहता है। तो अगर कोई देश दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहा है तो जो गारंटी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, मीगा जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ICSID जो आपने पढ़ा था, ICSID जो आपने पढ़ा था, ये वर्ल्ड बैंक का कोर्ट है, आप कह लीजिए कोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक के। अगर वर्ल्ड बैंक के कोई भी डिस्प्यूट आते हैं तो वो डिस्प्यूट, फाइनेंशियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करवाने का काम जो है ये करता है, सेटलमेंट करवाने का, सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल डिस्प्यूट, तो ये काम जो है वो किसका रहता है, वर्ल्ड बैंक का रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो आई होप कि आपका IMF और वर्ल्ड बैंक आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ IMF जो है कैसे काम करता है और वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है। मैंने दोनों को साथ लेके पढ़ाया, जबकि आपके कोर्स में केवल IMF है, लेकिन एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, तो दैट्स वाई मैंने जो है दोनों को कवर किया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।